नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एनलाइटनमेंट, जिसको हम हिंदी में प्रबोधन भी बोलते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रेनेसा, जिसको हम हिंदी में पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। तो एनलाइटनमेंट के बारे अगर आपके एग्जाम में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। एनलाइटनमेंट को ही एज ऑफ रीजन के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले तो अगर आपको जानना है कि ये कब शुरू हुआ, तो ये शुरू होता है 17वीं और 18वीं शताब्दी में। इसकी जो शुरुआत है वो यूरोप महाद्वीप से मानी जाती है। रेनेसा की भी शुरुआत यूरोप महाद्वीप से ही मानी जाती है। रेनेसा शुरू कहां से होता है? इटली देश से शुरू माना जाता है रेनेसा हुआ था। तो एनलाइटनमेंट के बारे अगर हम कोई भी क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड के बारे जानते हैं, यानी उस समय क्या पृष्ठभूमि चल रही थी। इस समय विचारों के बीच संघर्ष हो रहा था। कैसे विचार? मतलब स्वतंत्रता, समानता, तानाशाही, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, इन सभी के बीच संघर्ष के जो उस समय दौर है वो चल रहा था। कि जो उस समय तानाशाही चलती थी, मतलब एक व्यक्ति की, और मेनली व्यक्ति में भी किसकी? चर्च की। मतलब जो चर्च है उसकी ही तानाशाही चलती थी। वो जो नियम बना देता था वो सभी के सभी को फॉलो करना होता था। तो कुछ लोग चाहते थे वहां पे स्वतंत्रता, कुछ चाहते थे समानता, और वहां पे जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लोग हैं उनके जो विचार हैं वो भी आपस में टकरा रहे थे। चर्च की शक्ति इस समय बहुत ज्यादा थी। चर्च जो भी नियम कानून बना देता था बिना उसके बारे जाने, बिना कोई क्वेश्चन किए कि ये सही है, गलत है, कैसा है, सभी के सभी उसको फॉलो करते थे। विज्ञान को विधर्म माना जाता था। अब विज्ञान में क्या है, साइंस क्या कहती है कि किसी भी चीज को अगर आपको मानना है तो उसके पीछे का आपको लॉजिक पता होना चाहिए, कि कोई भी चीज बिना लॉजिक के नहीं होती। लेकिन उस समय जो विज्ञान है उसको विधर्म माना जाता था। ऐसा क्यों माना जाता था? क्योंकि अगर कोई लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे तो इससे चर्च की शक्ति कम होगी। चर्च को किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी। उस समय जो सामंत शाही थी वो चरम पर थी, मतलब सामंत शाही ही उस समय शासन में चलती थी। जो समाज था, अब जैसे आज के वर्तमान समय में हर किसी को, लगभग हर देश में हर किसी को, हर नागरिक को समान दर्जा प्राप्त है, सभी को वोट का अधिकार प्राप्त है। लेकिन उस समय जो समाज था वो तीन भागों में बटा हुआ था। पहले चर्च आता था, फिर कुलीन लोग आते थे, और फिर आती थी आम जनता। धार्मिक आजादी की कमी थी। कमी क्या थी? धार्मिक आजादी तो थी ही नहीं। चर्च के खिलाफ आप कुछ बोल ही नहीं सकते थे। यूरोप की हम ये बात कर रहे हैं, यानी कि लोगों के पास कोई अधिकार नहीं थे। तो एनलाइटनमेंट जो काल है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यहां से ये जो क्वेश्चन है आप इसको अच्छे से समझना शुरू करेंगे। कि लोगों ने क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दी कि मान लीजिए चर्च कहता है कि ये ऐसे होगा और ऐसा हो रहा है, तो लोग कहेंगे इसके पीछे जो वैज्ञानिकता है, मतलब इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है वो क्या है, इसका कोई लॉजिक है वो तो बताइए। मतलब लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। धर्म और राजनीति में परंपरागत अधिकारों के खिलाफ शंका। अब जो उस समय की जो राजनीति थी, उस समय की जो पॉलिटिकल सिस्टम था, उसमें जो चले आ रहे थे अधिकार, कि कुछ लोगों को ज्यादा अधिकार थे और कुछ लोगों के पास अधिकार नामात्र के थे या थे ही नहीं। तो लोगों ने, पहले लोग सोचते थे कि चर्च ने कुछ सोच समझ के बनाया है, धार्मिक आधार पे सही ही होगा। लेकिन फिर लोगों के मन में शंका उत्पन्न शुरू हो गई कि हम भी ऐसे ही लोग हैं, वो भी ऐसे ही हैं। धर्म क्या कहता है इस बारे में? धर्म ने तो कुछ कहा नहीं, सभी के सभी समान है, ये बात होनी चाहिए। तो लोगों के मन में शंका कि जो ये लोग चर्च वाले लोग हैं, ये जो बता रहे हैं धर्म के बारे, ये कैसे हो सकता है। लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। यानी यहाँ पे एक कोट है डेविड ह्यूम का, उसने क्या बात कही है? एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये एक बुक है जो 1748 में डेविड ह्यूम के द्वारा लिखी गई थी। ये बुक, आप इसका नाम मेंशन कर सकते हैं, मानव की प्रगति पर ध्यान दिया गया। कि मान लीजिए उस समय जो, इससे पहले वाले काल में क्या हो रहा था कि जो मानव है उसकी जो जिंदगी है, उसका जो जीवन है, उसकी इतनी ज्यादा कीमत नहीं मानी जाती थी। जो भी चर्च या तो फिर धर्म के रास्ते में आता था, लोग उसको मार तक देते थे। लेकिन अब जो मानव की प्रगति है, उसके जो विचार है, उसका जो व्यक्तिगत लेवल है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाना लगा। फिर है एम्पिरिसिज्म, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुभववाद। इसमें आप इससे समझ सकते हैं कि हमें कोई भी जो चीज करनी है उसके पीछे जब हम उसको बार बार करेंगे तो हमें उससे अनुभव आएगा, और किसी भी चीज की कामयाबी के पीछे अनुभव होना जरूरी है। तो जॉन लॉक ने क्या कहा था? ह्यूमन माइंड एट बर्थ इज ए ब्लैंक स्टेट। कि जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो दिमाग होता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, बिल्कुल खाली होता है। आप उसको जिस तरह से ढालोगे और जिस तरह से जो काम करना शुरू करेगा, जो जो वो देखता जाएगा, सीखता जाएगा, उस आधार पे वो काम करेगा। फिर है विश्ववाद। ठीक है, विश्ववाद में क्या था कि जैसे पहले लोग अलग थलग रहते थे, जैसे मैंने बताया कि जो समाज था वो पदों के अनुसार, मतलब तीन भागों में बटा हुआ था, और एक हिस्से के लोग दूसरे हिस्से के लोगों से घुलते मिलते नहीं थे। लेकिन इसमें एनलाइटनमेंट काल में क्या होता है कि विश्ववाद की भावना लोगों के बीच जागृत होती है, कि लोग सारे विषयों को अपना परिवार मानना शुरू करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ घुलना मिलना शुरू करते हैं। ये बातें आप इसमें लिख सकते हैं।
फिर इसमें जो ये काल आया एनलाइटनमेंट काल, इसका जो अलग अलग देश है उनमें अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट हुआ। जैसे इसमें स्थानों के तौर पे भिन्नता थी। इटली में क्या हुआ, लोगों ने चर्च के अधिकार जो थे वो बहुत ज्यादा थे, उनमें कमी करने शुरू कर दी। फ्रांस में क्या हुआ कि वहां की जो सरकार थी वो तानाशाही सरकार थी, लोगों की प्रतिक्रिया अपनी सरकार के खिलाफ हुई और 1789 में फ्रांस की मशहूर क्रांति हुई, जहां से स्वतंत्रता और समानता के विचार पूरे के पूरे विश्व में फैले। जर्मनी में क्या होता है, जर्मनी के लोगों ने राष्ट्रवाद की भावना अपने अंदर डेवलप की। वहां का एकीकरण, जो जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ, इसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। उसमें राष्ट्रवाद को एक मुद्दा बनाया गया। राष्ट्रवाद क्या होता है कि एक क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो सभी अपने आप को एक ही जगह का मानते हैं, मतलब आपसी भाईचारा। रूस में साहित्य और विज्ञान का विकास हुआ। फिर हम देखते हैं एनलाइटनमेंट जो काल है उसको बढ़ावा देने वाले, मतलब उसको इंक्रीज करने वाले कौन कौन से फैक्टर थे, कौन कौन से कारक थे। वैज्ञानिक क्रांति आई। उस समय आपको एक बात याद रखनी है, एक होती है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी उस समय पे मशहूर हुई। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या कहा गया कि देखिए, पहले लोग क्या कहते आ रहे थे कि जैसे आप जानते ही हैं, हमारे जो धर्म है या जो लोग हैं वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि मतलब जो ग्रह है उनको देवता के तौर पे माना जाता है, जैसे पृथ्वी हो गए, चंद्रमा हो गए, सूर्य हो गए। तो इसमें क्या हुआ, वैज्ञानिक क्रांति हुई। पहले माना जाता था, एक जियोसेंट्रिक थ्योरी चलती थी कि जो धरती है, बाकी धरती के अलावा जितने भी ग्रह है या जो जैसे सूरज हो गया, चांद हो गए, ये सभी के सभी धरती के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन इस समय हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी गई। इसमें कहा गया कि जो धरती है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, तो मतलब वैज्ञानिक क्रांति इस समय आनी शुरू हो गई। धर्म को लोगों ने चुनौती देना शुरू कर दिया, क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। प्रोटेस्टेंट जो जो लोग थे उनको बढ़ावा देना शुरू हुआ। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में फर्क क्या है कि जो कैथोलिक लोग हैं और जो प्रोटेस्टेंट हैं ये दोनों अलग अलग है। जो प्रोटेस्टेंट हैं ये थोड़े उदारवादी होते हैं, लोगों में युद्ध के खिलाफ भावनाएं, मतलब उस समय के जो जमाना था, उस समय का जो जीवन था उसमें लगातार युद्ध लड़ जा रहे थे। तो अब कुछ लोग हैं वो शांति प्रिय लोग होते हैं, वो चाह रहे थे कि अगर ऐसे ही युद्ध चलते रहे तो सारा का सारा संसार, सारी की सारा विश्व खत्म हो जाएगा। तो लोगों में युद्ध के खिलाफ भावनाएं थी कि हमें सह अस्तित्व, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर विश्ववाद की भावना के अनुसार काम करना है। चर्च की भ्रष्टाचार वाली गतिविधियां लोगों के सामने। अब देखिए, पहले लोग चर्च को अंधाधुंध फॉलो कर रहे थे, चर्च ने जो कहा वही बात सही है, कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। लेकिन चर्च में जो लोग बैठते थे उन्होंने बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार उस समय फैला दिया। तो जब तक वो भ्रष्टाचार लोगों के सामने नहीं आएगा तो लोगों की नजर में सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जैसे ही भ्रष्टाचार वाली गतिविधियां लोगों के सामने आने शुरू होती हैं तो लोगों ने फिर चर्च के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, चर्च की जो शक्ति है उसको चुनौती देना शुरू कर दिया। खोज अभियान चलाए गए और साम्राज्यवाद भी उसी समय हुआ। जैसे इंग्लैंड ने है जो अपनी कॉलोनी भारत में आके उस समय बनाई, तो ये भी तो काम उसी समय हो रहा था। तो यहाँ से जो खोज अभियान चलाए गए, जैसे जो भारत के लिए समुद्र के रास्ते की खोज कब की गई, वो की गई 1498 में। 1400 कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। कहाँ का था, पुर्तगाली नागरिक था। तो ये चीजें उस समय चल रही थी। ये सभी किस आधार पे चल रही थी, अब जैसे हमारे भारत में तो उस समय समुद्र की यात्रा, मतलब समुद्र को पार करना भी धर्म के खिलाफ माना जाता था। लेकिन वहां के जो लोग हैं जब वो जागरूक हुए तो उन्होंने देखा कि हमें अपने व्यापार वगैरह को बढ़ाना है और आपस में मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहना है। और कुछ लोग चाह रहे थे कि दूसरे देशों पे जाके कब्जा भी करना है। ठीक है, तो उसके लिए समुद्र पार करना जरूरी था। तो एनलाइटनमेंट काल आया, खोज अभियान वहां के लोगों के द्वारा चलाए गए। और फिर जो खोज अभियान है इसमें किस तरह से मदद मिली, नई यातायात तकनीकों के कारण लोगों में संपर्क बढ़े। मतलब वर्तमान समय में अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और हम ऑस्ट्रेलिया में बैठे अपने भाई से बात कर रहे हैं तो वो भी तो एक साधन ही है, टेक्निक ही है, जिसके द्वारा हम इतनी आसानी से बात कर पा रहे हैं। तो उस समय में ऐसा तो कुछ नहीं था, ये तो अभी 10-12 साल में हुआ है। लेकिन उस समय में समुद्र के लिए पार करने के लिए जो बड़े बड़े जहाज बनने शुरू हुए तो उनसे लोग आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क में आना शुरू हुए। लोगों के विश्वासों पर एक दूसरे का प्रभाव। अब एक कंट्री का व्यक्ति है, मान लीजिए वो इस कंट्री का व्यक्ति है, बीच में ये है समुद्र, वो इधर जाएगा तो इधर कुछ और मान्यता चलती है, इधर कुछ और मान्यता चलती है। अरे भाई सिंपल भाषा में समझो, एक गांव ये है, अगला 2-3 गांव छोड़ के दूसरा गांव है। तो यहाँ के लोगों के जो विश्वास है उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं। तो लोगों को एक दूसरे के विश्वासों को जानने का मौका मिला, प्रभाव पड़ते गया कि एक बंदा यहाँ से उठ के इस एरिया में गया और उसने यही रहना शुरू कर दिया। तो यहाँ के लोग कुछ, अगर उनके विश्वास अलग है तो उसके विश्वासों पर भी कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। सांसारिक दृष्टिकोण, ठीक है भाई। इसका प्रभाव क्या क्या था एनलाइटनमेंट काल का, उदार और प्रगतिशील जो विचार है वो लोकप्रिय बने। जो उदार विचार थे, लिबरलिज्म बढ़ावा दिया गया। ठीक है भाई,
लोगों में जागरूकता का उद्भव हुआ, सुधारों की मांग, सरकार पर दबाव, लोग अपनी सरकार पर दबाव डालने लगे कि हमें सुधार चाहिए, हमें इन व्यवस्थाओं में सुधार चाहिए। क्वेश्चन करना लोगों ने शुरू कर दिया। पहले राजा को जैसे भगवान माना जाता था कि राजा ने जो कहा वो सही है, अब लोगों ने कहा कैसे सही है, हमें इस चीज में सुधार चाहिए। समाज में क्रांति आई। अब ये जो क्रांति है वो कई तरह की थी। जैसे फ्रांस की क्रांति हुई, लोगों ने समानता और स्वतंत्रता के विचारों की मांग की। राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। राष्ट्रवाद होता क्या है कि मान लीजिए ये एक पूरा देश है, इसके चार पार्ट हैं। मान लीजिए एक ये बड़ा पार्ट, तीन अलग अलग पार्ट। तो ये जो पूरा देश है, जब इसके चारों के चार पार्ट के लोग कहेंगे कि हम एक ही इस भूमि के नागरिक हैं, इस भूमि के हम नागरिक हैं। जैसे अब वर्तमान में हमारे लिए, चाहे हम महाराष्ट्र के हैं, चाहे हम केरला के हैं, चाहे हम तमिलनाडु के हैं, चाहे हम पंजाब के हैं, चाहे हम कहीं किसी वर्गीय राज्य के हैं, लेकिन किसी राज्य के नागरिक होने से पहले हम भारत के नागरिक हैं। ठीक है भाई। तो ये होता है राष्ट्रवाद कि हम सभी भारत, पहले बताते हैं कि हम भारत से हैं, फिर हम कहेंगे हम हरियाणा से हैं या फिर पंजाब से हैं। साम्राज्यवाद की दुखों को कारण माना जाने लगा कि जो साम्राज्यवाद है उसको भी दुखों का कारण माना जाने लगा। अब जैसे भारत में जब अंग्रेज लोग भारत पर राज करने आए तो बहुत से लोगों ने मान लिया कि ये तो हम इनको हरा ही नहीं सकते। तो जब लोगों में जागरूकता आई, लोगों ने अपने पिछले अतीत के बारे में पढ़ा कि हम इनको आसानी से हरा सकते हैं। वो टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिख सकते हैं। लोकतंत्र की लोकप्रियता बढ़ी। सबसे इंपॉर्टेंट यही रीजन आप यहाँ पे लिखोगे कि जो एनलाइटनमेंट था इसका जो प्रभाव पड़ा उससे लोकतंत्र की लोकप्रियता बढ़ी। लोगों ने अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ानी शुरू कर दी। चर्च की शक्ति का पतन हो गया, सामंतशाही का पतन हो गया। तो ये पॉइंट आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।